अस्सलाम वालेकुम। आज के हम लोग अपने इस सेगमेंट में सॉलिड की एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और उसका टाइटल है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग इस टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, अगर इन शॉर्ट एज अ समरी मैं आपको बताना चाहूं कि ये बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है क्या, तो मैं आपको ये बता दूं कि सॉलिड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड से रिलेटेड वो थ्योरी है जिस बेसिस पर हम लोग सॉलिड सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऐसे थ्योरी को हम लोग कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। इट इज अ थ्योरी which differentiate solid substances into conductor, insulator and semiconductor, right? अच्छा, देखिए, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्म किया था। हमने कहा था कि कंडक्टर ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को कहते हो जिसकी कंडक्टिविटी बड़ी अच्छी होती है, यानी करंट आसानी से पास होता है। सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जिसकी कंडक्टिविटी बहुत बुरी, मतलब है ही नहीं, चार्ज को कंडक्ट नहीं करता, करंट पास नहीं होता। रबर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की एग्जाम्पल आपको दी थी। और सेमीकंडक्टर उन सब्सटेंस को बोला था जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान की थी। सही है? अच्छा, देखिए, एक सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर के नॉर्मली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इनमें से कार्बन को नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को एज अ सेमीकंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जर्मेनियम चूंकि थोड़ा महंगा है, इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, तो इसलिए नॉर्मली जर्मेनियम का इस्तेमाल भी हम लोग नहीं करते और हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन को। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। एटॉमिक नंबर है 14। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख ले, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का एटम के अंदर रहने के तौर तरीके, कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, किस तरीके से रहेगा, ये जो स्पेसिफिकेशन होती है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी इलेक्ट्रॉन के रहने के तौर तरीके। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और ये 3p2, 10 और ये 14 हो गया। सही है? अब देखिएगा, ये ऑर्बिट नंबर को यानी शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ऑर्बिट नंबर 1, ये दोनों ऑर्बिट नंबर 2 के हैं और ये ऑर्बिट नंबर 3 के हैं। ऑर्बिट नंबर ये ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही है? ये जो sp3p के बाद 3d की बारी भी है, यानी 3d भी आगे है, पर वो तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। s ऑर्बिटल
ये फील्ड है, एस ऑर्बिटल फील्ड है। सेकंड ऑर्बिट एस और पी है, ये दोनों फील्ड है। आपको मालूम है कि एस ऑर्बिटल के पास ऑर्बिटल 4 है, एस, पी, डी और एफ। जिस तरह एक बड़ा घर होता है और उसके अंदर कमरे होते हैं, फिर कमरे में कौन कौन लोग रहेंगे ये डिसाइड होता है। इस तरह एटम है, एटम में ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट्स के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स हैं। तो ये पहला ऑर्बिट है, इसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है और वो एस। ये दूसरा ऑर्बिट है, इसमें एस और पी ऑर्बिटल्स हैं। एस ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ये इनकी एग्जिस्टेंस है। अच्छा, अब सुनिएगा, ये आपके पास ये जो ऑर्बिट नंबर 3 है, इसका एस ऑर्बिटल फील्ड है 2। फर्ज कीजिए कि ये ऑर्बिट है, ये है ऑर्बिट नंबर 3 का एस। ये ऑर्बिट नंबर 3 का है पी। ये ऑर्बिट नंबर 3 का, ये भी ऑर्बिट नंबर 3 है, ये भी ऑर्बिट नंबर 3 है और ये है पी। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो तो पूरे हैं। इसके पास 6 हो सकते हैं, 2 हैं, 2 हैं और 4 की गुंजाइश मौजूद है, और इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास तो है ही नहीं। फिर इसी तरह इसके नीचे ऑर्बिट नंबर 2 के ये पी है, 6 इलेक्ट्रॉन रखता है। फिर ये 2 का ही, ये सब 2 के है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये ऑर्बिट नंबर 1, इसके पास एस के 2 और इसका एस का 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ये सिचुएशन है, ऐसा ही है। इसको आप एनर्जी लेवल्स बोलते हो। क्या बोलते हो? एनर्जी लेवल्स। आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऑर्बिट्स हैं। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, एनर्जी लेवल बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हो, ये एनर्जी लेवल्स ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ता जाता है। सही है। और न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, अब देखिएगा, ये सारे न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम कहेंगे जो सारे ऑर्बिटल्स हैं ये भारी ऑर्बिटल्स हैं, वेट रखता है, जब इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन है। और इससे ऊपर के जितने भी हैं वो सारे खाली हैं, वो सारे खाली हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, सारे खाली हैं। हम कह सकते हैं कि वो सारे लाइटर यानी हल्के ऑर्बिट्स हैं। इसमें देखिएगा, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी हैं। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और ये सब खाली है, ये सब ब्लैंक है, ये सब ब्लैंक है। तो होता ये है, अच्छा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे तो कोई साइन नहीं है, प्रोटॉन पे साइन क्या है? पॉजिटिव। नतीजा ये निकलता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स, वो ऑर्बिट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन है, जिन पे नेगेटिव साइन है, वो न्यूक्लियस के करीब भी हैं। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे साइन क्या है? पॉजिटिव।
तो माइनस और प्लस के दरमियान क्या होता है? अट्रैक्शन। माइनस और प्लस के दरमियान क्या होता है? अट्रैक्शन। जिसके नतीजे में होता ये है कि वो ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जरा मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। और वो ऑर्बिट्स जो ब्लैंक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हल्का सा ऑर्बिट है, वो अपनी जगह पे एज इट इज रहता है। नतीजा ये निकलता है कि दरमियान में कहीं पर गैप जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। यानी ऑर्बिट, वो ऑर्बिट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो ऑर्बिट जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जरा भारी हैं और साइन भी नेगेटिव है। प्रोटॉन के पास साइन पॉजिटिव है, माइनस प्लस के दरमियान अट्रैक्शन होता है। तो कुछ वो ऑर्बिट जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये सारे तो खाली ऑर्बिट्स हैं, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये अपनी अपनी पोजीशन में ही रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि इनके दरमियान एक गैप्स जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? गैप्स। इस गैप्स को कहते हैं फॉरबिडन गैप्स। क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप, FGB लिखते हैं, फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप हकीकतन एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? एनर्जी लेवल को। अब जरा यहां पे देखिएगा, ये तो मैंने यहां बताया, अब यही चीज यहां पे देखिए। ये सारे ऑर्बिटल फील्ड है, ये ब्लैंक है। नतीजा क्या निकलता है कि ये सारे ऑर्बिटल भारी होने की वजह से ये नीचे मूव कर जाते हैं, ये सब नीचे आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं। नतीजा ये निकलता है, अच्छा ये अपनी जगह पे रहता है, ये अपनी जगह पे रहता है, ब्लैंक है। नतीजा ये निकलता है कि यहां पे जरा गैप जनरेट हो जाता है क्योंकि ये ऑर्बिटल नीचे की तरफ आ गए। तो हुआ ये कि एटम के अंदर दो पोर्शन बन जाते हैं। ये देखिएगा, एटम के अंदर दो पोर्शन बन गए। एक पोर्शन ये बन गया, ये वाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, भारी होने की वजह से, प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन होने की वजह से मूव कर गए हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस, नीचे आ गए हैं। ये एक पोर्शन ये। और दूसरा पोर्शन वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, ये अपनी अपनी जगह पे ही है। नतीजा ये निकला कि इन दोनों के दरमियान एक गैप जनरेट हुआ। इसी गैप्स को आपने फॉरबिडन बैंड गैप का नाम दिया, फॉरबिडन गैप, या इसे फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन बैंड गैप भी बोलते हैं। अच्छा अब देखिएगा, ये जो पोर्शन है इसमें वो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं जो वैलेंस ऑर्बिट के हैं। ये वैलेंस ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला पोर्शन, ये वो पोर्शन है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस वाले पोर्शन के पास जो एनर्जी होगी उसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। VBB आप या वैलेंस गैप भी बोल सकते हैं, वैलेंस बैंड, VB, वैलेंस बैंड। और ऊपर वाला तो पोर्शन वो है जो खाली है, जो इंतजार में है कि उसको कोई इलेक्ट्रॉन दे तो वो अपने पास रखे, लेकिन है नहीं। यानी इस पोर्शन को फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ये वाला पोर्शन कहलाता है कंडक्शन बैंड। क्या कहलाता है? कंडक्शन बैंड। आप CB कह दीजिए, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब सुनिएगा। तो आप लोग को ये वर्ड तो क्लियर हो गया होगा ना कि वैलेंस बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड क्या है और फॉरबिडन गैप क्या है। क्लियर? ये तो फिर बता दूं ताकि ये वर्ड क्लियर होना चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन
जो किसी ऑर्बिट में है, जो न्यूक्लियस के करीब है, भारी होने की वजह से, नेगेटिव साइन रखने की वजह से, प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन की वजह से वो जरा मूव कर जाते हैं टुवर्ड द न्यूक्लियस। ऊपर वाला पोर्शन जो खाली पड़ा हुआ है वो तो अपनी अपनी जगह पर। नतीजा ये निकला कि इन दो एटम के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर दो पोर्शन हो गए। एक पोर्शन वो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा पोर्शन वो जो खाली है, दरमियान में गैप है, उसको हमने यहां दिखाया। नीचे वाला पोर्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, जो भारी हिस्सा है, जो न्यूक्लियस की तरफ मूव किया है, इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन सारे रह रहे हैं जो वैलेंस है, जो वैलेंसीज को शो करता है। तो इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला पोर्शन वो चार्जेस को, कैरियर्स को कंडक्ट करने के लिए तैयार बैठा है, तो इस वाले पोर्शंस को कहते हैं कंडक्शन बैंड। सही है? अच्छा, दरमियान में जो गैप जनरेट हुआ उसको कहेंगे फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड गैप। आप इसको FG लिख लीजिए। सही है? अब सुनिए गौर से, अगर ये फॉरबिडन गैप बहुत ज्यादा है, ये फॉरबिडन गैप्स, ये वैलेंस बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये कंडक्शन बैंड, ये फॉरबिडन बैंड गैप, और ये फॉरबिडन बैंड गैप जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और ये भी एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 पावर माइनस 19 जूल को रिप्रेजेंट करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 जूल। तो अगर ये फॉरबिडन बैंड गैप बहुत ज्यादा है, या वैल्यूज की फॉर्म में कहिए कि ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन किसी सॉलिड सब्सटेंस के अंदर है, तो उन सॉलिड सब्सटेंसेस को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, जिसमें से करंट पास नहीं होता, जिसमें से करंट पास नहीं होता, ये इंसुलेटर। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप हो गया है, क्या हो गया है? ओवरलैप, यानी ये सिचुएशन है, ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये ओवरलैप हो गया है, तो हम कहते हैं कि फॉरबिडन गैप जो है ना, फॉरबिडन गैप वो जीरो है। क्या है? जीरो। यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान कोई गैप नहीं है, यानी ओवरलैप हो गया है। हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन करते हैं कि जिस सब्सटेंस के एटम्स के ऑर्बिट्स के दरमियान गैप, एनर्जी लेवल उस स्टैंडर्ड सिचुएशन के हिसाब से है जो होनी चाहिए, तो हम लोग ये कहते हैं कि फॉरबिडन गैप जीरो है। फॉरबिडन गैप जीरो है। और ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर, यानी इसकी जो फॉरबिडन गैप है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, यानी कोई गैप नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स अपने अपने बिल्कुल स्टैंडर्ड पोजीशन पर मौजूद है, क्या होना चाहिए। किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से कोई मूवमेंट्स नहीं है, अपनी अपनी पोजीशन पे, तो हम कहेंगे कैरियर्स यानी चार्जेस की मूवमेंट्स नॉर्मली होगी, भी आना जाना चलता रहेगा। यहाँ गैप इतना ज्यादा हो गया है कि इधर के इलेक्ट्रॉन इधर जा ही नहीं सकते, तो हम कहते हैं चार्जेस का फ्लो नहीं हो सकता है। ये तो ओवरलैप है ही नहीं गैप, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आएगा जाएगा।
तो हम कहते हैं फॉरबिडन बैंड गैप जीरो है, फॉरबिडन गैप जीरो है। और ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को कहते हैं कंडक्टर, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, राइट। अच्छा, लेकिन वो सॉलिड सब्सटेंसेस जिनके वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इंसुलेटर से कम और कंडक्टर से थोड़ा ज्यादा हो, यानी ये सिचुएशन है, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और बैंड गैप जो है, फॉरबिडन गैप जो है, वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो। कितना हो? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम, यानी उसके आसपास हो। तो ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर ऐसे सॉलिड सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ कैरियर्स यानी चार्जेस वो फ्लो में हिस्सा लेती हैं, यानी सब नहीं ले सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर 10-12 लोग, 15 लोग या एक हुजूम क्राउड एक गली से गुजर रहा है, गली साफ सुथरा है, कोई इशू नहीं है, तो सारे सुकून से गुजर जाते हैं। ये सिचुएशन कंडक्टर की है, यानी कंडक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाथ बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर एक हुजूम एक सड़क से गुजर रही है और दरमियान में एक बहुत बड़ा खड्डा है, बहुत बड़ा गड़ा खुदा हुआ खड्डा खुदी हुई है, और हुजूम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो जम करके दूसरी तरफ जाने की कोशिश करे, तो हम कहेंगे गैप बहुत ज्यादा है। ऐसा होता है इंसुलेटर में, ऐसा होता है इंसुलेटर में। लेकिन अगर एक हुजूम एक सड़क से जा रही है, दरमियान में कोई गड़ा मिला, होता ये है कि उनमें से कुछ लोग, हुजूम में से कुछ लोग हिम्मत करके जम मार के चले जाते दूसरी तरफ, कुछ नहीं जम मारते, कहते नहीं भाई हम नहीं जा रहे। इस तरह की सिचुएशन होती है सेमीकंडक्टर में, जिसमें हम लोग कहते हैं कि लो अमाउंट की करंट जो है ना वो ट्रांसफर होगी। तो ये फॉरबिडन गैप की जो थ्योरी है, जिसे हम फॉरबिडन बैंड गैप भी कहते हैं, इस बेसिस पर हम लोग सॉलिड सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसी थ्योरी को कहते हैं बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। अच्छा, अब अगर इन शॉर्ट मैं कहूं कि डिफाइन करो, तो आप कहोगे सच टाइप ऑफ थ्योरी which differentiates solid substances into conductor, insulator and semiconductor is called band theory of solids. If the forbidden band gap is very high, greater than 5 electron volt between valence and conduction band, then solid substances are called insulator, like rubber, plastic, wood, etc. If the forbidden band gap between valence and conduction band is zero, both are overlapping to each other, then forbidden band gap is equal to zero. Then this type of solid substance is called conductor, like copper, silver, etc. When the forbidden band gap is near about 3 electron volt between valence and conduction band, then solid substances is called semiconductor, like silicon, germanium, etc. तो इस लेक्चर्स के जरिए मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि व्हाट इज द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, राइट। और याद रखिएगा, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी में एक
हंगामा बर्पा किया। और ये बात है 1920 से लेकर 1930 के दरमियान की। और उसके बाद दुनिया बदल गई। इस वक्त आपके पास जो ज्यादातर अप्लायंसेस गैजेट्स मौजूद हैं वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का ही बना हुआ होता है। इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में। इस पर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में। ये जो सेगमेंट था ये एक्चुअल में किस तरीके से हम लोग सॉलिड सब्सटेंसेस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट करते हैं, यानी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स क्या होता है, ये डिस्कस करने के लिए अरेंज किया। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप लाइव सेशन में मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।